जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी और पर्क क्या होते हैं ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे इस नाम से, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारे पास 3 सर्विसेज होती है: ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आती है: IAS, IPS और IFOS, मतलब फॉरेस्ट सर्विस। अब जो फॉरेन सर्विस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे हाईएस्ट सर्विस मानी जाती है। इसके बारे में जो सैलरी एंड पर्क्स है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। IAS के भी हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, IPS के भी देख लिए हैं। अब हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो सैलरी एंड पर्क्स है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब देखिए, जब आप UPSC के एग्ज़ाम देते हो तो उसमें जो IAS, IPS, IFS, IRS ये जो सर्विसेज होती है उसके लिए कोई भी ग्रेजुएट चलते हैं। मतलब आप किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन करते हो तो आप ये जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो और आप IAS, IPS, इंडियन फॉरेन ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन अगर आपको फॉरेस्ट ऑफिसर बनना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन की कुछ कंडीशन दी हुई है। अब वो क्या कंडीशन है, तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो साइंस या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रेजुएशन करते हो तो ही आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। और जो कट ऑफ होता है वो भी अलग लगता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। तो यहाँ पर ट्रेनिंग किस तरीके से ली जाती है इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर की, वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जो ट्रेनिंग होती है, अब देखिए इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर जो है, यहाँ पर आप फॉरेस्ट ऑफिसर ही कंसिडर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने IFSC लिखा है। तो जो प्रोबेशनर्स होते हैं, जो फाउंडेशन कोर्स होता है 3-4 महीनों का, वो IAS, IPS वालों के साथ ही लिया जाता है। मतलब वो भी लबासना में जाते हैं, वह अपनी ट्रेनिंग जो है प्रोबेशन की, पहले जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसकी कंप्लीट करते हैं। और ये जो ट्रेनिंग होती है इसमें नेचुरली जो लॉ, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर, ये सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। अब ये क्यों दी जाती है ट्रेनिंग? ताकि जो गवर्नमेंट की वर्किंग है ये इन्हें पता चल सके, किस तरीके से हमारा एटीट्यूड रखना है, किस तरीके से हमारा अप्रोच रखना है वो पता चल सके। और जो प्रो पुअर अप्रोच होता है, क्योंकि हमारे जो गरीब लोग हैं उन्हें गरीबी रेखा से बाहर लाना है, तो उसके लिए हमें किस तरीके से काम करना पड़ेगा, उनके लिए जो सिंपैथी आती है, वीकर सेक्शन के लिए जो सिंपैथी आती है, वो सब कुछ इस फाउंडेशन कोर्स में कराया जाता है। इंक्लूडिंग करप्शन के अगेंस्ट में आपको यहाँ पर काम करना है, ना कि करप्शन के साथ। अब यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे हिमालय पर ट्रेकिंग ली जाती है, उसी के साथ साथ जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर भी विजिट कराई जाती है। और कुछ ऑप्शनल एक्टिविटीज़ होती है, अगर आपको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है तो आप वो कर सकते हो, गेम्स में है तो वो कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। और जब फाउंडेशनल कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो प्रोफेशनल कोर्स होता है उसके लिए IGNFA, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, यहाँ पर उन्हें भेजा जाता है। यहाँ पर टेक्निकल कोर्स लिया जाता है। कोर्स फॉरेस्ट्री की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई जाती है, जैसे सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट मेंस्यूरेशन, यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। मतलब किस तरीके से हमारा जो फॉरेस्ट है उसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ये सब कुछ ये जो टेक्निकल कोर्स होता है इसमें बताया जाता है। और ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। प्रैक्टिकली उन्हें फील्ड पर भेजा जाता है, जो फॉरेस्ट है वो एरिया में भेजा जाता है, नेशनल पार्क्स में भेजा जाता है, सेंचुरीज में भेजा जाता है, और उसी के साथ वहाँ पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली बताया जाता है किस तरीके से हमें काम करना है। और PT और जॉगिंग जो है वो भी यहाँ पर कराई जाती है। मॉर्निंग गेम्स भी होते हैं जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो फिट रह सके। अब यहाँ पर हायरार्की है, किस तरीके से आप प्रमोशन के बेसिस पर आपकी जो स्टेप्स है वो आपकी ऊपर जाएगी। तो सबसे पहले आप लगोगे तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लगोगे, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लगोगे, उसके बाद प्रमोशन होगा तो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लगोगे, उसके बाद प्रमोशन होगा तो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और लास्ट में डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हायरार्की होती है। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएगी आपका पावर बढ़ता जाएगा, रुतबा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती जाएगी आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर, मतलब सैलरी किस तरीके की रहेगी। तो देखिए, जिस तरीके से हमने देखा है ये जो फॉरेस्ट सर्विस है ये भी ऑल इंडिया सर्विस में आती है। जिस तरीके से IAS है, IPS है, उसी तरीके से फॉरेस्ट सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विस में आती है। इसलिए सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर ही होता है ये सब सर्विसेज का। तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं
तो 10th लेवल पे मैट्रिक्स यहाँ पर मिलता है और जो कि 56,100 बेसिक पे होता है। मतलब सब अगर हम डिडक्शन करते हैं तो जितनी आईएएस की सैलरी आती है उतनी ही सैलरी इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर की भी निकल कर आती है। मतलब लगभग 50,000 से 55,000 के आसपास आपको जो सैलरी है वो मिलेगी। और जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा 70,000 to 75,000 पर मंथ आपको मिलेगा। जिस तरीके से आपकी प्लेस रहेगी, पोस्टिंग रहेगी, उस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से देखते हैं तो जूनियर टाइम स्केल जो होती है उसमें 15,600 से 39,100 और ग्रेड पे जो है 5,400। अब जब मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस ये जब मैंने आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताया था उसमें बताया था किस तरीके से अगर ग्रेड पे दिया हुआ है तो किस तरीके से आप जो सैलरी है मंथली सैलरी रफली निकाल सकते हो। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी निकालोगे तो 55,000 के आसपास आपको सैलरी जो है वो नज़र आएगी। और उसी तरीके से आप जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर जाओगे तो आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होते जाएगी। जैसे 58,000, उसके बाद आपको 60,000 के आसपास, उसके बाद 65,000। तो इस तरीके से आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होते जाएगी जैसे जैसे आपका जो प्रमोशन है वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो हमें लगभग सेम ही देखने को मिलता है आईएएस आईपीएस के जैसा ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें जॉब प्रोफाइल जो है इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर का वो पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम जॉब प्रोफाइल जो है वो भी देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो पर्क्स और फैसिलिटीज़ है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल देखते हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मतलब यहाँ पर देखिए जो आईएएस होते हैं वो बहुत कनेक्टेड होते हैं क्योंकि जो पॉलिसीज़ सरकार लाती है वो पॉलिसीज़ उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और जो आईपीएस होते हैं उन्हें जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। मतलब उन्हें पब्लिक के बीच में रहना है। और पब्लिक के बीच में रहना है मतलब क्या है, ज़्यादा अकाउंटेबल रहना है। और ज़्यादा अकाउंटेबल रहना है मतलब क्या है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उनका यहाँ पर काफ़ी इंडिपेंडेंट काम हमें देखने को मिलता है। और जो भी टॉप पोजीशन होती है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो आईएफएस ऑफिसर ही यहाँ पर हेल्ड करते हैं। जैसे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। तो ये सब इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वही हेल्ड करते हुए दिखते हैं। और हर स्टेट में जो हाईएस्ट रैंक होती है इंडियन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की वो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस होते हैं। और ये कैबिनेट सिलेक्शन पोस्ट होती है जो कि इक्विवेलेंट होती है चीफ सेक्रेटरी आईएएस रैंक के या फिर स्टेट पुलिस चीफ आईपीएस रैंक के। उसी के साथ साथ जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं उनकी जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है वो भी एक किसी आईएफएस ऑफिसर से ही बनाई जाती है अंटिल यू आर डायरेक्टली अंडर द चीफ सेक्रेटरी। और उसी के साथ साथ जो फंडिंग है इंडियन फॉरेस्ट कैडर के लिए वो भी इंडिपेंडेंट चैनल से आती है, जैसे कि MOEFCC, UNEP और अदर इंटरनेशनल एजेंसीज जो होती है उनकी तरफ से फंडिंग आती है। इसलिए जो फंडिंग भी होती है उसमें काफ़ी हस्तक्षेप नहीं होता है जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका। और ये काफ़ी इंडिपेंडेंट फंडिंग होती है जो कि प्रॉपर काम के लिए दी जाती है और उसका यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है। अब जो ओवरऑल ऑरा होता है ये अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि जब आप आईएएस या फिर आईपीएस ये जो पोजीशन है ये संभालते हो तो वहाँ पर मिनिस्टर जो होते हैं उनका काफ़ी हस्तक्षेप होता है, उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर इतना इन्वॉल्वमेंट हमें जो मिनिस्टर्स हैं उनका देखने को नहीं मिलता है। तो वो अपनी तरीके से अच्छे से काम कर सकते हैं और उसी के साथ जो फॉरेस्ट है उसे बचा सकते हैं। अब जो आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट अगर वो बचाते हैं तो लोगों की ज़िंदगी वो बचा रहे हैं। तो काफ़ी प्रोमिनेंट रोल और जॉब प्रोफाइल हमें देखने को मिलती है फॉरेस्ट ऑफिसर की। अब फर्स्ट पोजीशन जो इम्पैक्ट होता है आईएफएस ऑफिसर का वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है डिस्ट्रिक्ट पर ये अज्यूम करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, चीफ मेडिकल ऑफिसर हो गए और डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, उनमें से ही एक ये जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं इन्हें भी गिना जाता है। और डीएफओ के बाद आप कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर मूव करते हो जहाँ पर आप डिफरेंट क्राफ्टिंग वर्किंग प्लान्स पे काम करते हो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करते हो, वेरियस स्कीम्स जो होती है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हो, फॉरेस्ट रिसर्च के लिए काम करते हो, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते हो और उसी के साथ साथ फॉरेस्ट कैडर को ट्रेनिंग देने के लिए भी आप काम करते हो। और जब आप चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनते हो तो जो भी पॉलिसीज सरकार लेकर आती है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ पर काम करते हो। और फाइनली स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हेड किया जाता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा, जो सीनियर मोस्ट आईएफएस ऑफिसर होता है स्टेट में। तो इस तरीके से हमने जॉब प्रोफाइल है इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर की वो देख ली है। अब कुछ पर्क्स और फैसिलिटीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरीके के पर्क्स और फैसिलिटीज़ मिलते हैं। अब उन्हें सबसे पहले तो इम्प्रेसिव अकोमोडेशन मिलता है मिनिमल रेट्स पे, मतलब काफ़ी अच्छे बंगलोज मिलते हैं मिनिमल रेट्स पे मिलते हैं।
उसी के साथ साथ ऑफिशियल व्हीकल मिलती है उनके लिए खास एक। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है क्योंकि इन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं लोगों के साथ। अब डायरेक्टली फील्ड वर्क पे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं उन्हें मोस्टली सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उन्हें सिक्योरिटी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर उन्हें चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जान को खतरा है, तो वो सिक्योरिटी ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली उन्हें सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी उन्हें सरकार की तरफ से मिलता है। मोबाइल बिल भी जो सरकार जो है वो पे करती है। वर्कर्स उन्हें मिलते हैं काम करने के लिए। उसी के साथ साथ हाई लेवल ऑफ जॉब सिक्योरिटी उन्हें मिलती है और स्टडी लीव, अगर उन्हें बाहर कंट्री में जाना है तो स्टडी लीव भी मिलती है। उसी के साथ साथ लाइफ टाइम पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उन्हें मिलते हैं। तो हम अगर पर्क्स और फैसिलिटीज देखते हैं तो ये भी सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के जैसे ही। बस यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर को मोस्ट प्रोबेबली नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।